तो आज जो हमारे पास सम है वो मैं पहला क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें, इसमें टेबल भी हमको ड्रॉ करना है और उसको कंप्लीट भी करना है। क्वेश्चन जरा ठीक से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 120 persons इन अ विलेज। अब 120 लोगों का डेटा दिया है। बेटा क्वेश्चन सब लोग पढ़ लो, बाद में पूछेगा तो मुझे ये मत बोलना हमने रेट नहीं किया। Out of a sample of 120 persons in a village, 80 were administered a new drug. 80 लोगों को हमने न्यू ड्रग दिया है। एंड आउट ऑफ देम, और जिनको ड्रग या मेडिसिन दी है उसमें से 18 वर अटैक्ड बाय इन्फ्लुएंजा। उसमें से कितने लोगों को? 18 लोगों को फिर भी क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हुआ है। आउट ऑफ दोज हु वर नॉट एडमिनिस्टर्ड द न्यू ड्रग, जिनको हमने न्यू ड्रग नहीं दिया, उसमें से कितने लोगों को इन्फ्लुएंजा हुआ है? पढ़ो। 10 persons were not attacked by influenza. Prepare a two-way table showing the frequencies. Number 2, compute the chi-square statistic. अब अगर आप देखें तो जो विलेज की पॉपुलेशन है उसके दो सेगमेंट है। एक तो है ट्रीटेड विद ड्रग और है अटैक बाय इन्फ्लुएंजा। फिर अगर ट्रीटेड विद ड्रग है तो उसका अपोजिट क्या है? नॉट ट्रीटेड विद ड्रग। अटैक बाय इन्फ्लुएंजा तो उसका अपोजिट बात समझ में आ रहा है। तो पहला टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह से बना रहे हैं तो जरा देखें। मैं यहां पर इस तरह से लिख रहा हूं, ट्रीटेड विद ड्रग, यहां पर नॉट ट्रीटेड विद ड्रग। इसके बाद टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल है, आपको मालूम है टोटल चाहिए आपको दोनों साइड से। फिर अटैक एंड नॉट अटैक, तो ये दो पार्ट। और वापस क्या लिखा मैंने? टोटल। अब अगर इसको फर्दर क्लासिफाई कर दूं, ये क्लासिफिकेशन टेबल समझा क्या किया मैंने? तो पहला क्या, कॉलम में देखो क्या नोट किया, ट्रीटेड विद ड्रग, नॉट ट्रीटेड विद ड्रग, अटैक यानी कि अटैक बाय इन्फ्लुएंजा, नॉट अटैक बाय इन्फ्लुएंजा। अब जो इसमें इंफॉर्मेशन दिया है बुक पे और बोर्ड पे, दोनों पे प्रॉपर ध्यान दें। आउट ऑफ सैंपल ऑफ 120 पर्सन्स इन अ विलेज, टोटल कितने लोग हैं? कैपिटल एन इज इक्वल टू, ये बात समझा? तो सबसे लास्ट ग्रैंड टोटल यानी कि एन बताता है। एक नंबर 2, इन अ विलेज 80 वर एडमिनिस्टर्ड अ न्यू ड्रग। कितने लोगों को न्यू ड्रग दिया हमने? ट्रीटेड विद न्यू ड्रग कितना? समझा? नेक्स्ट, आउट ऑफ देम 18 वर अटैक्ड बाय इन्फ्लुएंजा। जो 80 लोग हैं उनमें से 18 लोगों को इन्फ्लुएंजा हो गया है। ये समझ में आया मैंने कहा? ये सारे लोग कौन हैं? जिनको ड्रग दिया गया, और उसमें से 18 लोग ऐसे हैं जिनको इन्फ्लुएंजा हो गया। इसके बाद उन्होंने बोला आउट ऑफ दोज हु वर नॉट एडमिनिस्टर्ड अ न्यू ड्रग, जिनको नया ड्रग नहीं दिया था, उसमें से 10 persons were not attacked by influenza. Not attacked by influenza कौन सा? Not treated by। ये समझा? किसी को डाउट? एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ के ये समझो पहले मैंने इंफॉर्मेशन क्या लिखी। देखो रीड करो जरा क्वेश्चन, क्योंकि बाकी सारा इंफॉर्मेशन जर्नल है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में समझा दिया वैसे ही जाएगा।
समझा क्या किया आपने विदाउट किसी को। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो। जो इंफॉर्मेशन मिली है ना, मैं उसको इनबॉक्स कर देता हूं ताकि आपको याद रहे ये इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, बाकी क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों का टोटल कितना होगा 120 ना, आप टोटल लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, तो ऐसा दिखा 120 माइनस 80 इज इक्वल टू, किसी को डाउट, ध्यान रखना सडनली सब बदल जाएगा। इन दोनों का टोटल कितना है, इधर तो 10 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो क्या बताया मैंने 40 माइनस 10 इज इक्वल टू, तो इसीलिए जो बॉक्स के अंदर है वो गिवन था, ये हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। अब इसके बाद जरा देखते हैं 18 और 30 टोटल 48, समझ में आया? नेक्स्ट, इसका और इसका टोटल कितना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, 120 माइनस 40 इज इक्वल टू, सॉरी मैंने गलत लिखा है, तो ये क्या आएगा 72, बस समझा। अब ये फ्रीक्वेंसी गायब है ना, मिल जाएगा क्या, इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए 72, तो यहाँ पे क्या आएगा 72 माइनस 10 इज इक्वल टू 62। अब बोलो पहला टू वे टेबल समझा कैसा विदाउट किसी को। अब जैसे टू वे टेबल कंप्लीट हो गया, अब जरा देखिए हेयर क्या लिखते हैं इसको, O11 18, O12 30, O21 सेकंड तो चालू हो गया ना 62 एंड O22 बोलो क्या 10, ये समझा। अब मुझे इनके लिए क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ना, बोर्ड पे ध्यान देना, क्या लिख रहा हूं मैं E1, फॉर्मूला क्या है, ये दो नंबर्स पे R1 इंटू C1 अपॉन N, बोर्ड पे ध्यान दो 1 1 पहला R के साथ यानी कि रो और दूसरा कॉलम के साथ, तो R1 C1 डिवाइड बाय N। R1 का मतलब होता है फर्स्ट रो का टोटल, ये है ना फर्स्ट रो, समझा। C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम का टोटल, और टोटल 0 से 0 12 4 जा 8 4 जा, ये समझा। अब नेक्स्ट E12, ये इसके लिए मिल गया E11, अब E12, अब यहाँ पे दो नंबर है ना, पहला नंबर क्या आएगा 1 के अकॉर्डिंग R1 डिवाइड बाय, समझ में आएगी। अब R1 का टोटल 40, C2 का टोटल डिवाइड बाय 0, चलो वैसे ही कट कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, 12 4 जा है ना, और 4 4 जा 6, यहाँ तक भी आ गया। अब नेक्स्ट, इसके दोनों के करस्पॉन्डिंग मिल गया, अब क्या स्टार्ट करें, E21 इज इक्वल टू अब R2 का टोटल C1 का टोटल और डिवाइड बाय 0 से 0 कैंसिल, 12 6 जा 72, क्या मिला 48, E22, अब E22 का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास R2 यानी कि सेकंड रो का टोटल, सेकंड कॉलम का टोटल डिवाइड बाय कैंसल, 12 6 जा क्या रह गया, सॉल्यूशन का एक पार्ट और हमने यानी कि एक्सपेक्टेड, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लिया ऑब्जर्व टेबल से। अब नेक्स्ट, नाउ काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक, यानी काई स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो जरा, समेशन OIJ माइनस EIJ ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय EIJ, ध्यान दो OIJ माइनस EIJ, समझ में आया।
अब जरा O का सबसे पहला वैल्यू O11 था ना, ध्यान दो, O11 माइनस E11 द स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन है, मतलब क्या, प्लस सेकंड टर्म क्या आएगा बोलो, माइनस अपन थर्ड क्या आएगा, अभी यहां से स्टार्ट हो रहा है, O21 माइनस डिवाइड बाय और लास्ट O22 माइनस और डिवाइड बाय, चलो यहां तक समझा। अब सारी वैल्यूज तो है ना अपने पास। O11 का वैल्यू बोलो, E11 का वैल्यू 32, 18 माइनस 32 द स्क्वायर डिवाइड बाय प्लस, समझ में आ रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। नेक्स्ट O12 30, E12 16 और फिर से होल स्क्वायर डिवाइड बाय प्लस, नेक्स्ट पहला ये 62 है ना, और माइनस 48 होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक लास्ट टर्म 10 माइनस 24 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय, चलो जरा कैलकुलेशन को ध्यान देना, 18 माइनस 32 कितना, माइनस 14 का स्क्वायर 196 डिवाइड बाय, बस समझ में आ रहा है ना। तो डायरेक्टली माइनस 14, तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होना है, तो यानी कि हमने क्या सोचना है, सिर्फ 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, या लिखूं मैं माइनस 14 का स्क्वायर, समझ में आएगा ना। अब 30 माइनस 16 14 का स्क्वायर डिवाइड बाय प्लस 62 माइनस 48 फिर से 14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 माइनस 24 196 अपॉन 24। किसी को डाउट है क्या? तो सबके न्यूमरेटर सेम में तो ऐड हो जाएंगे ना डायरेक्टली? नहीं, पक्का कब ऐड होते? डिनोमिनेटर सेम होते। तो कोई कलाकारी मत कर देना, ऊपर 196 नीचे सब ऐड। तो डिनोमिनेटर में अगर सारे 196 होते तो जरूर ऐड करते। चलो, बाकी तो आप लोग एक्सपर्ट हो डिवीजन में, मुझे मालूम है। अब 32 से डिवाइड किसको करना है? 196। करो करो, मेरे को मत देखो, सब डिवाइड करो। 196 को 32 से डिवाइड करो। क्या मिला? जल्दी जल्दी जल्दी, मैं शॉर्ट कर दें? मैं जानबूझ के शॉर्ट नहीं करा, क्योंकि मैं जब तुमको डिवाइड करने को बोला है, जैसे मैं शॉर्ट नहीं करता। कितना? 6.12। 196 डिवाइड बाई 16, 16 वन जा 16, रिमाइंडर कितना? 3, 3 6, 16 टू जा, रिमाइंडर कितना? 4, 4 0 40, 16 टू जा 32, रिमाइंडर कितना? 8, 8 0 80, 16 5 जा 12.5।
25 28 सॉरी नहीं मैंने गड़बड़ किया 5 आ गया वो 80 आ रहा था ना आपके पास तो 12.25 चलो अब 48 से 96 196 को डिवाइड 4.08 गया ना देखो गलत हुआ तो बिल्कुल 4 नहीं तो मैं डिवाइड करूं और 196 को 24 से 8.16 पे इधर आराम से बैठो डिवाइड करो वो बोला डिवाइड कर देगा अरे सिंपल है ना लॉजिकली सोचो ना इसका डबल होगा 48 24 का क्या है हाफ ना तो डिवाइड करके डबल आएगा तो इसका डबल कर दो 8.16 पहुंचा अब चलो ऐड 6 प्लस 8 बोलो जरा 14 14 प्लस 5 19 19 प्लस 2 21 2 कैरी कर रहा है 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 कुछ कैरी कर रहा है क्या नहीं डेसिमल 8 प्लस 4 12 plus 12 24 plus 6 answer is 30.6 second last string girls बड़बड़ कम 4.08 का हमने डबल लेके 8.16 लिखा ना तो फिर 6.12 का भी तो डबल हाँ हुआ है बेटा डबल ही हुआ है इसके बाद पाई आ रहा था तुमने डिवाइड नहीं किया अपना वो हमारी गलती है और उसका डबल करेंगे तो यही आएगा 12.25 हम लोग डेसिमल का 2 प्लेस लिखते हैं ना आप लोगों ने क्या करा 6.12 पे स्टॉप किया एक और डिजिट आगे जाते तो यहाँ 5 आता तो उसका ही डबल ही है 12.25 बस तेरा नोट खत्म हो गया अभी लिख ये एकता का डाउट है तेरा था बेटा मुझे लगा तेरा ही डाउट उसको पूछ
हो गया कन्वर्सेशन? और अगर लिख के हो गया है तो फिर सभी लोग क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा स्टार्ट किया था मैंने? 5। और वैसे तो होमवर्क बोला था ना मैंने? हाँ। गए सबने? हाँ। फोर्थ क्या बोल रही बेटा? फोर्थ क्या नहीं किया है तो क्या अभी वही कराने वाला। तो ये जो मैंने यहाँ पे सम लिया था और लास्ट लेक्चर में एक सम लिया था, तो वहां पे क्या हो रहा था, सारे के सारे न्यूमरेटर जीरो थे, है ना? तो अपने को डिवीजन नहीं करना पड़ा था, सबके सब डायरेक्टली क्या गए थे, जीरो। और मे भी शायद क्वेश्चन नंबर 2 में भी शायद ऐसे ही रहा होगा, या जीरो नहीं आए थे, तो वहां पे डिवीजन किया था आप लोगों ने जैसा है। तो इसीलिए मैंने सॉल्व करके दिखाया कि अगर आ रहा है तो इससे डिवाइड करके आपको जाना है। तो 2 3 4 ये सब आपने किया हुआ है।
पक्का नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। चलो अच्छा किया तो फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है कोरिलेशन। एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट सेमेस्टर किसी का भी रहेगा तो चैप्टर नंबर 5 तक ही है किसी भी कॉलेज। इसके बाद 6, 7, 8 और 9 वो अपना सेमेस्टर 2 का पार्ट है। तो उसको भी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा कोरिलेशन। तो ये एक तरह से पार्ट 1 यानी पार्ट 2 हमारा हो जाएगा। अब व्हाट इज द कोरिलेशन? पहला तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोरिलेशन है क्या। तो क्या हमने कभी ऐसा नोट किया है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज करें तो दूसरे वेरिएबल में चेंज आ जाता है? ऐसा कभी नोट किया? If we change in one variable, then there is change in other variable. ऐसा कभी नोट किया? और अगर किया तो वो दो वैल्यूज कौन सी है पेयर में जो आपने ऑब्जर्व की हो? ऐसा होता है। यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है, हम कुछ ऑब्जर्व भी नहीं करते। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या पूछा, समझ में आया? इफ वी चेंज इन वन देन देयर इज चेंज इन अदर। ऐसा कभी देखा है? और देखा है तो कहां देखा, या कौन से ऐसे दो पेयर्स में आपने वैल्यूज को देखा? इफ वी मेक अ चेंज इन वन देन देयर इज चेंज इन अदर। कहां पे? बोलो। सब पहले एक दूसरे से कंफर्म कर ले, ऐसा ना, ऐसा ना, ताकि बोलने के बाद कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ जल्दी जल्दी। एनी बॉयज भी एक दूसरे को बता रहे हैं, सिर्फ गर्ल्स ही बता रहे हैं एक दूसरे को? हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। अब तो मैंने एसी का टेम्परेचर भी बढ़वा दिया, 24 कर दिया। अब इतनी समस्या नहीं है। हाँ बोलो। अभी एक देखा ना, एसी का टेम्परेचर और आपका कूलिंग इम्पैक्ट। टेम्परेचर कम किया, ज्यादा ठंडी लग रही, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठंडी अब कम लग रही है। These two are related. These two are related or not? अभी भी सोच, हाँ रिलेटेड है नहीं है? यस। आपने एक पे चेंज किया, आपके दूसरे टर्म पे क्या आगे इम्पैक्ट आया नहीं आया? ये तो एक जनरल बोल रहा हूँ जो अभी आपने देखा। चलो और ऐसे ही अब कुछ सोचना शुरू करो। एक तो मैंने बताया, दूसरा भाई तुम, हाँ कुछ तो खतरनाक एग्जांपल ढूंढा उधर नीचे बॉयज। 5 लोग, 5 और पीछे की एक छोड़। हाँ भाई क्या है एग्जांपल? बोलो बोलो, मुझे बताओ। अगर आप एक्सपेंस ज्यादा करोगे तो सेविंग कम होता है ना, और अगर एक्सपेंस कम किया तो क्या मैं एक में चेंज कर रहा हूं तो दूसरा चेंज हो रहा है? अभी भी सोच रहे हैं? हाँ हो रहा है। अगर मैं एक्सपेंस को कम ज्यादा करता हूं तो सेविंग में भी उसका इम्पैक्ट आता है, यानी कि उल्टा इम्पैक्ट आता है, इनवर्स। तो दीज टू आर रिलेटेड, यानी कि दोनों कैसे हैं? रिलेटेड है। चलो एक मैंने बताया, अब कोई दूसरा एग्जाम्पल। हाँ बोल। कह सकते हैं if x plus y is equal to 10, तो अगर x ज्यादा होगा तो y कम होगा। चलो कह सकते थे, मैं फिर भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा रिजेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा और कोई? अरे इतने सारे स्टूडेंट बैठे हो, 10-12 एग्जाम्पल आने चाहिए थे, और उसमें भी कॉमर्स के स्टूडेंट। कॉमर्स का मतलब ही क्या? पैसा ही पैसा। लेकिन यहाँ पैसे का कोई वैल्यू नहीं है।
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिलेटेड है या नहीं है? कब कुछ कहेंगे सर हम तो भाई ये तो इकोनॉमिक्स से पहले से ही पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कृषि बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि किस पे डिपेंड करती है? रेनफॉल। अगर बारिश अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा, और अगर बारिश खराब हुई तो पक्का ना, बारिश अच्छी नहीं तो प्रोडक्शन खराब, और अगर बारिश बहुत अच्छी हो जाए तो भी प्रोडक्शन खराब, बाढ़ आ गई सारी फसल बह गई। अब हरीश सर ने बोला बारिश ज्यादा होगी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इधर बाढ़ आई सारी फसल बह गई। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं। 2 एग्जाम्पल हो, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं? चलो अच्छी बात है, जानते थे, वरना अभी कोई कहता है सर इंश्योरेंस का मतलब क्या है? तो इंश्योरेंस के बारे में सब जानते हैं। तो इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम पेड करते हैं और जो इंडिविजुअल इंश्योरेंस ले रहा है उसका एज, क्या दोनों में रिलेशन है ना? अगर मैं एक पॉलिसी लूं, सपोज दैट 2 लाख का कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने लिया और आप भी 2 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी ले, तो दोनों क्या सेम प्रीमियम देंगे? नहीं। कौन ज्यादा देगा? तुम लोग ज्यादा दोगे ना, या हम ज्यादा? मैं ज्यादा दूंगा, तुम लोग ज्यादा दोगे। क्यों? ज्यादा कमा रहे हो इसलिए? डैडी को भरना है, ज्यादा दे लो। अबे तुम लोग कम दोगे, मैं ज्यादा दूंगा। अब पूछो इसका रीजन, तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ रिमेनिंग लाइफ। अब मेरी एज हो गई 50, 51, तो मेरी एक्सपेक्टेड रिमेनिंग लाइफ है 9 इयर्स, अगर हम 60 कंसीडर करें। आपका हो रहा है 17, तो आपकी एक्सपेक्टेड रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 43। तो कंपनी आपसे कितने साल तक प्रीमियम लेगी? 43 इयर्स तक। मुझसे 9 साल तक, तो डेफिनेटली मुझसे ज्यादा पैसा लेगी। तो इसका मतलब एज एंड प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी, दीज टू आर ऑल्सो रिलेटेड। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। अब एक और एग्जाम्पल, स्टडी इन आवर्स एंड मार्क्स स्कोर्ड, रिलेटेड है या नहीं है? ऑफिस से पूछो कितनी देर पढ़ाई किया और कितना मार्क्स मिला, क्या ये दोनों रिलेटेड हैं? है ना? उसमें तो यार नहीं सर, हमारा तो बिना पढ़े इतना अच्छा स्कोर आया, हमने तो सोचा था 60 आएगा लेकिन इधर 80 आ गया है, हम तो वैसे ही खुश है। और कुछ लोग कह रहे हमने बहुत पढ़ाई किया था तब भी स्कोर कम आया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट इट इज ट्रू। तो अब मैं जो कह रहा हूं उसको जरा समझने की कोशिश करो। इफ वी मेक अ चेंज इन वन वेरिएबल देन देयर इज चेंज इन, देन वी से 2 वेरिएबल्स आर रिलेटेड, तभी हम क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? तो बहुत कंफ्यूज होकर देख रहे हैं मुझे, कुछ तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो अलग ही जाएगा। तो 2 वेरिएबल्स आर, एंड द टर्म रिलेशन इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। इस रिलेशन वर्ड को हमने क्या बोला? कोरिलेशन। तो कोरिलेशन समझा क्या है? अभी नहीं पूछता मैं, दोबारा पूछ, वरना फिर बोलोगे नहीं समझा। इफ वी हैव, इस तरह बोलते हैं, इफ वी मेक अ चेंज इन वन वेरिएबल देन देयर इज चेंज इन, then we say 2 variables are related and the term relation is called correlation। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास correlation। And we have 3 types of correlation। How many types of correlation? 3 types। कितने तरह का correlation है? 3 तरह का। Positive, negative, zero। क्या बोला? Positive, negative, zero। Expense and saving क्या सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं? अपोजिट। आप एक्सपेंस बढ़ा दोगे, सेविंग अपोजिट होगी। अगर आपने एक्सपेंस कम किया तो सेविंग बढ़ेगा। एक्सपेंस कम किया तो सेविंग बढ़ेगा। तो यहाँ पर होगा नेगेटिव कोरिलेशन। क्या होगा? नेगेटिव। और समझ में आ रहा है? अपोजिट। ये सेम डायरेक्शन में चेंज होगा, जितनी ज्यादा बारिश उतना अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो हियर वी हैव पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या होगा? पॉजिटिव। तो समझा? तो नेगेटिव कब?
क्या होगा? अपोजिट कम होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा, यानी कि इंक्रीज के लिए डिक्रीज और डिक्रीज के लिए इंक्रीज, और पॉजिटिव का जब सेम डायरेक्शन में चेंज होगा, पॉजिटिव के लिए यानी कि इंक्रीज के लिए इंक्रीज और डिक्रीज के लिए डिक्रीज। अब मैंने कहा जीरो कोरिलेशन, अभी जीरो का तो डेफिनेटली जीरो का मतलब ही है कि आप एक में चेंज करें दूसरे में कोई चेंज नहीं है। चलो कोई ऐसा एग्जांपल बताओ कि एक में चेंज किया तो दूसरे में कोई चेंज नहीं आया। कोई एक एग्जांपल पॉजिटिव का समझा, नेगेटिव का समझा, जीरो का आप सोच के बताओ कि ये दो वेरिएबल है और इनके बीच में जीरो कोरिलेशन। जल्दी मुझे भी ऐसा लगता है तुम लोग आंख खोल के भी सो जाते हो। सबने सुना ना मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? क्या पूछा? एग्जाम्पल फॉर जीरो कोरिलेशन। रितिका ने बताया उसको हंसी भी आ रही है, कुछ तो खतरनाक एग्जाम्पल बताए इसमें। बोलो जल्दी बोलो। तो टीचर का चिल्लाना और स्टूडेंट का उस पे ध्यान देना। टीचर आके कितना भी बड़बड़ कर ले, स्टूडेंट अपनी दुनिया में रहता है, होता है ना? अभी भी कह रहे हाँ, मतलब इतने लोग हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी आके कहो, हमको वही करना है जो हमको करना है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, इसका टीचर का नहीं। तो क्या जरा ध्यान दे, और ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये सीए फाउंडेशन का जो मॉड्यूल है वहां से, शू साइज, अपने जूतों का जो साइज है, एंड इंटेलिजेंस, एंड अगर मुझे यहाँ पर मान लो 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं जज करना चाहता हूं कि कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या करना होगा? टेस्ट लेना होगा ना। ये थोड़ी ना मैं सबके शू साइज लिखवाऊं और जिसका शू का साइज सबसे बड़ा वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, जिसका शू का साइज सबसे कम वो कम, या फिर उल्टा कह ले जिसका शू का साइज कम वो ज्यादा इंटेलिजेंट। ऐसा होगा क्या? नहीं। तो देयर इज नो एनी रिलेशन। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है? जीरो। शू के साइज को चेंज करने से कोई ज्यादा इंटेलिजेंट या कम इंटेलिजेंट नहीं। तो ऐसे अब कोई और एग्जांपल? हम लोग सही में सोचते हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन देखो हम सोच रहे हैं कुछ, मुझे नहीं लगता सिर्फ ऐसा। हाँ सर को लगे तो सही, कम से कम सोच तो रहे। हाँ बोलो बोलो। चलो एक काम करता हूँ, मैं ना 3 एग्जांपल आपसे पूछने आ रहा हूँ। एक एग्जांपल आप मुझे बताएंगे पॉजिटिव कोरिलेशन का, एक बताएंगे नेगेटिव कोरिलेशन का, और एक जीरो कोरिलेशन का। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल गर्ल्स के लिए, कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी गर्ल पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए। हाँ बोलो। सेल्स एंड इनकम, अगर सेल्स बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है सेल्स बढ़ने के बाद इनकम कम हो जाती है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन की बात हो रही है, हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शनल यूज नहीं कर रहे। आई बात समझ में? तो सेल्स एंड इनकम, बॉयज नेगेटिव कोरिलेशन। हाँ बोल बोल, तू तेने कुछ तो बताया उसको।
मुझे मालूम है तुम्हारे पास बहुत सारे अतरंगी एग्जाम्पल रहेंगे। इन्वेस्ट एंड रिटर्न। अब देखो ये नेगेटिव क्वेश्चन, तू पहले ना कॉमर्स छोड़ दे, साइंस में चला गया और वहां तेरा हालत और खराब होगा। अबे जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा और रिटर्न कम हो जाएगा। डिसाइड कर, बॉय और गर्ल। मैंने गर्ल्स के लिए बोला था पॉजिटिव, बॉयज के लिए नेगेटिव बोला था। कौन सी, मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्रेशन रहता है। हाँ हम सोच रहे हैं। बोलो बोलो जल्दी जल्दी, नेगेटिव। प्राइस एंड कंजम्पशन। प्राइस एंड, अगर प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन। अभी फॉर एग्जाम्पल टमाटो 100 रुपीज केजी हो गया, तो हमने ये कहना शुरू कर दिया हम टमाटर खाते ही नहीं। कम है ना। और जब जैसे 20 रुपए हो गया, 10 रुपए हो गया, तब तो हम टमाटर ही खाते बस। तो कहने का मतलब है प्राइस जैसे जैसे चेंज होगा, कंजम्पशन भी आप क्या करते हो, चेंज करते हो। और प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड क्या होता है, कम होता है, कम होता है। और अगर प्राइस कम तो डिमांड, और कम तो और ज्यादा, और कम तो और कम तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। समझने